मैडम, आज मेरे लिए सचमुच एक बहुत ही सुखद दिन है और इसलिए है कि 7 साल के बाद इसी सदन में जब देश के प्रधानमंत्री पहली बार जीत के आए थे तो मुझे प्राप्त हुआ था वो मौका राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने का। और 7 साल के बाद जब हम बोल रहे हैं तो 7 साल के बाद भी मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि एक गर्व महसूस हो रहा है। लेकिन इस दिन एक चीज और मैडम हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि एक बड़ा महत्वपूर्ण और देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कभी इसी सदन में खड़ा होकर के जब अभिभाषण हुआ होगा तो देश के पहले राष्ट्रपति ने सुना, और खास करके कि वो बिहार से थे। मेरे लिए एक सचमुच है कि जब 16 मई को 1952 में जब पहली बार पहला राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ होगा और उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो छपरा की धरती से, सारण की धरती से, बिहार की धरती से आते थे, देश के पहले राष्ट्रपति थे, तो एक नमन के साथ और उसी परंपरा को लेकर के जब माननीय महामहिम ने अपना अभिभाषण दिया तो मैं देश के प्रथम राष्ट्रपति का वो पहला शब्द और पहला वाक्य बोलना चाहूँगा। और उस समय उन्होंने कहा था आज़ादी के बाद जब पहले भाषण में, भाग्य हमें बुला रहा है और यह हमारा काम है कि हम उसके निमंत्रण को स्वीकार करें। मैं तो ऐसा ही समझता हूं कि भाग्य ने देश को नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री दिया और आज हम बड़े कामयाबी के रास्ते पर चल रहे हैं। तो भाग्य ने बुलाया और देश को नरेंद्र मोदी की तरह एक प्रधानमंत्री दिया। शायद उनकी वाणी आज पूरी तरह से स्वस्थ दिख रही। हम सब जब भी सदन में खड़े होते हैं तो आखिर पूछते हैं, कांग्रेस के लोगों ने भी इस देश में राज किया, बाकी थोड़े बहुत लोगों ने और भी राज किया, तो आखिर भारतीय जनता पार्टी, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा सिद्धांत क्या है, हमारा मूल क्या है और किस नींव पर हम पर चलते हैं। तो उसमें मात्र 2 धरातल है और ये बहुत ही कोई जटिल विषय नहीं है जिस पर हम चर्चा करें, बड़ा ही सरल है। और जो 2 पिलर्स हैं, जो 2 खंभे हैं, वो क्या? एक हमारे सोच विचारक दीनदयाल उपाध्याय जी, और उन्होंने जो एकात्मा मानवता दर्शन के बारे में चर्चा की और वहां से उभर के निकला अंत्योदय। और अंत्योदय क्या है? और हर के लक्ष्य में, हर भारतीय जनता पार्टी, हर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता के लक्ष्य में क्या? गरीबों की उन्नति, किसानों की समृद्धि और युवाओं की चिंता। ये हमारा मूल रूप से देश को ले चलने का और देश के बारे में इंक्लूसिव रास्ता अपनाने का ये तरीका है। और दूसरा क्या था? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो हमारे दल के सबसे पहले अध्यक्ष बने, पश्चिम बंगाल से आते थे, वो राष्ट्रवाद। और इस 2 धाराओं पर, 2 पटरी पर हमारे सिद्धांत थे, जो देश के प्रधानमंत्री और पिछले 50, 60, 70 साल में जो हमारे इस फिलॉसफी को विश्वास करने वाले लोग हैं ना, इस रास्ते पर चलते। और हमने क्या अचीव किया? और इस बार जो मेरे सदन में सुन रहा था कि लगभग सभी लोगों ने सभी विषय, और इतने मानक है और देश के प्रधानमंत्री ने इतने मानक स्थापित किए हैं कि अगर एक मानक पर चर्चा की जाए। अब देखिए मैडम, इस तरह से हाउस चलेगा? अब आप बताइए तो कैसे? ये कॉन्फ्रेंस स्पीकर जी को बुलाइए, सब डिसिप्लिन का मामला है, स्पीकर साहब को बुलाइए, बड़ा डिसिप्लिन का इंडिसिप्लिन हो रहा है यहाँ। और अधीर रंजन चौधरी जी, इज दिस द वे यू this is the way you respect your colleagues? And this is Mr. Raja, Mr. Maran, is this the way? You are a leader of the biggest party, which is very small now, so you must listen to us. रूढ़ी जी इधर बोलिए, अपना इधर बोलिए। हम तो बोल ही रहे हैं लेकिन व्यवधान कर रहे हैं, छोड़ दिया जाए ना इनको, अपना बात बोलते हैं, ठीक है। और कई सारे सोशल फैक्टर्स के बारे में हम कहते हैं। मैं आपको दूसरे चित्र के रूप में देश के प्रधानमंत्री के सपना के बारे में बताऊं। और जब हम लोग कहते हैं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन, तो ठीक है, हमारे सभी मित्रों ने कहा कि 50 करोड़ नए खाते खोल दिए गए, जनधन अकाउंट, वो तो ठीक है।
लेकिन एक दूसरी योजना जो देश के लोगों को मिला, अब देश के प्रधानमंत्री कोई योजना बनाते हैं, चाहे वो सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, जीवन ज्योति बीमा, तो आखिर ये छोटा सा किसानों के लिए, गरीबों के लिए योजना होगी, लेकिन दृष्टि कहाँ है, दिशा कहाँ है। अब आप देखिए अमेरिका जैसा देश, वहां पर इंश्योरेंस, हमें तो कहीं बढ़ना है और हम कहाँ खड़े हैं और किस प्रकार से देश के लोगों को इंश्योरेंस में, अमेरिका में जो इंश्योरेंस का जो रेंज है, जो कवर है, वो 34 ट्रिलियन US डॉलर्स, हम तो 5 ट्रिलियन US डॉलर्स का इकोनॉमी की बात करें। यूनाइटेड किंगडम में जो इंश्योरेंस का कवरेज है वो 3.5 ट्रिलियन US डॉलर्स, जापान में 1.7 ट्रिलियन डॉलर्स और भारत में 0.007। कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री ने समझा होगा इस विषय को कि आखिर में धरती पर अगर पांचवा और छठा व्यक्ति चीन और भारत के बाद, आधा विश्व का आधी आबादी यहां है, और इसीलिए कल्पना करके जो हमारे साधन है देश के भीतर, उन्होंने गरीबों की सबसे बड़ी योजना दुनिया में लागू की, शुरुआत किया। इस देश में पेंशन की बात जब हम करते थे, सिर्फ बड़े लोग ही समझते, इंश्योरेंस की बात करते थे तो सिर्फ बड़े लोग ही सोचते कि इंश्योरेंस होगा। आज देश का गरीब, किसान, मजदूर भी इंश्योरेंस का लाभ उठा सकता है, ये कल्पना है, और अमेरिका तक पहुंचाएंगे, अगले 100 साल लगेंगे, लेकिन इंश्योरेंस की परिभाषा पूर्ण फिर से डिफाइन कर दिया है देश के प्रधानमंत्री ने। मैं पिछली सरकार के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजनाएं हैं, भारत सरकार की योजनाएं हैं। हमारी सरकार इंक्लूसिव काम करती है और इंक्लूसिव योजनाओं में 312 योजनाएं हैं, और पिछले 2014 से लेकर के, साहब 70 साल से हम लोग भी देश के राजनीति में 30 साल से देख रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में जो पैसा बीच के बिचौलियों को हटा करके, दलालों को हटा करके, टाउट्स को हटा करके, अकेले अकाउंट के भीतर पैसा भेजने की जो व्यवस्था की गई है, आज उसका लाभ सबको दिख रहा है। लगभग 20 लाख करोड़ लोगों के अकाउंट में गया है, कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी। और अकाउंट में भेजने का लाभ यह हुआ कि सरकार को भी उसका फायदा हो गया, और सरकार ने देखा कि कितने फिक्टिशियस अकाउंट्स थे, बीच में दलाल थे, ये थे, और 2.25 लाख करोड़ की बचत भी हो गई। वो देश का लाभ हुआ, टेक्नोलॉजी का उपयोग हुआ। तो सोचने का तरीका जिस प्रकार से देश की सरकार सोचती है, और ये मैं राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के समर्थन में बोल रहा हूं जो उन्होंने देश का जो चित्र पूरे भारत के सामने रखा। प्रधानमंत्री सड़क योजना, देखिए शायद कोई चर्चा ना करे, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार में वेंकैया नायडू इस देश में उस समय ग्रामीण विकास मंत्री, और वाजपेयी जी ने बुला के कहा, भाई मैं तो देश के ग्रामीण सड़कों के बारे में चिंतित हूं। और उस समय जो योजना बनाई गई, ये 2000 की योजना है, और उस समय PMGSY की योजना बनाई गई, और आज 6,80,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण पूरे भारतवर्ष में हो गया। कभी कोई कल्पना कर सकता था? गरीब, मैं आपको इसलिए बताना चाहूँगा, मैं पटना में जब छोटा था तो पटना बिहार के बारे में एक हार्डिंग रोड होता जहाँ से बस चलता था, और मेरा गांव पटना से जो मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है लगभग 80 किलोमीटर दूर है। तो हार्डिंग पार्क से, एक हार्डिंग पार्क वहाँ का बस स्टैंड था, वहाँ से बस चलता था जिस पर मेरी माँ गांव जाती थी, और उस बस का नाम था 1 डे सर्विस। पता नहीं आपको ललन बाबू याद है कि नहीं। सुबह 5 बजे चलता था, लगभग 1 से 2 बजे पहुंचता था गांव, फिर 3 बजे वहां से चलता था 70 किलोमीटर और लौट करके पटना आता था 8 बजे रात का। इसका नाम था 1 डे सर्विस। आज उस 1 डे सर्विस में आज पटना से मैं अपना गांव 50 मिनट में पहुंच जाता हूं। यह है उस प्रगति का मार्ग, और यह है इस रास्ता जो देश की सरकार ने और देश के प्रधानमंत्री ने दिखाया। भारतमाला की भी कल्पना अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी, गोल्डन क्वाड्रिलैटरल की चर्चा की थी 1999 में, और नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। और पूरे आंकड़े बताते हैं कि ऑन एवरी डॉलर स्पेंड, जो बड़ा रिसर्च है, the return is more than 20%। और इंडिया इज डेंसिटी ऑफ रोड, जो अधिक से अधिक जाल जो बिछा है दुनिया भर में, भारत का श्रेणी डेंसिटी ऑफ रोड्स इन इंडिया इज मोर देन जर्मनी एंड फ्रांस। अब किसी तो कभी तो ये कोई बोलता नहीं होगा, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जानते हैं कि कहां कहां हमारा लक्ष्य है। और आज डेंसिटी की बात करते हैं, जो घनत्व,
सड़कों का घनत्व पूरी दुनिया में भारत का सबसे ज्यादा है। यही उपलब्धि है, देश यही चाहता था, देश का यही सपना था। महोदय, आज दुनिया में भारत का रोड नेटवर्क सेकंड लार्जेस्ट है। सबसे पहले अमेरिका है और अमेरिका के बाद भारत है, और ये श्रेणी में हम दूसरे स्थान पर खड़े हैं। भारत में चाइना से भी हमारा सड़कों की दूरी, हमारी लंबाई ज्यादा है। ये कोई मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अगर कहना होगा तो चीन से ज्यादा आज भारत की सड़कों की लंबाई है। अमेरिका का 67 लाख किलोमीटर है अगर सड़कों का दूरी, तो भारत उससे सिर्फ 5 लाख किलोमीटर कम है, 62 लाख किलोमीटर, और चाइना मात्र 51 लाख किलोमीटर है। यही तो उपलब्धि है, यही तो सपना है, यही तो देश के लोगों ने आजादी के बाद मांगा था। एक उल्लेख करना चाहूंगा, अमेरिका के बारे में कहते हैं सचमुच सबसे बड़ा देश है, सबसे रिचेस्ट देश है, सबसे अमीर देश है, और वहां के राष्ट्रपति ने एक बार कहा था, जॉन एफ कैनेडी ने, और ये सब लोग कहते हैं और हमको इसको बार बार दोहराना चाहिए। उन्होंने कहा था कि अमेरिका डज नॉट हैव गुड रोड्स बिकॉज इट इज रिच, अमेरिका इज रिच बिकॉज इट हैज गुड रोड्स। यही तो सेंटेंस है। शायद ये कहीं ना कहीं ऐसे स्टेट्समैन, ऐसे पॉलिटिशियंस, ऐसे लोगों का जो स्टेटमेंट है हमारे दिल में, और शायद हमारी सरकार भी इस, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय हो या वर्तमान के प्रधानमंत्री जी हो, वो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चलते हैं। महोदया, स्मार्ट सिटीज, अब लोगों ने कहा कि भाई स्मार्ट सिटीज, हम तो कहते हैं कि नाला बना दो, ये कर दो, वो कर दो। बिहार सरकार भी लगी रहती है, हम सब लोग रहते हैं, ललन जी भी, हम लोग सब लोग स्मार्ट सिटीज। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जब स्मार्ट सिटीज की बात करते हैं तो उल्लेख क्या है? स्मार्ट सिटी का मतलब कोई स्मार्ट थोड़ी ना हो जाता है कपड़ा पतलून पहन करके। स्मार्ट सिटी की तुलना हम करते हैं देश के उन स्थानों से न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क के लोगों का जो एसेट्स है, लोग का, सरकार का नहीं महोदया, लोग का, न्यूयॉर्क के लोगों का एसेट्स कह दीजिए, गाड़ी घोड़ा घर मकान दुकान, वो $3 ट्रिलियन है। और उसके बाद लंदन का शहर का 2.7 ट्रिलियन US डॉलर्स, टोक्यो का 2.5 ट्रिलियन US डॉलर्स, मुंबई का 0 भारत में अगर सबसे समृद्ध माना जा रहा है किसी भी शहर को, वो है मुंबई। और मुंबई आपका शहर, आपके राजधानी का शहर, मुंबई में 0.95 ट्रिलियन। अब मुंबई जाने के लिए हमारे बिहार से भी गरीब जाके वहां मजदूरी करते हैं, वहां चौकीदारी करते हैं, वहां आखिर ईज ऑफ लाइफ जिस जगह पर इसकी व्यवस्था होती है। अब मुंबई अकाउंट्स फॉर 6% ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। अब बताइए तो साहब, ये तो सोचना है। देश के प्रधानमंत्री जी ने जरूर सोचा होगा कि देश भर में स्मार्ट सिटीज बनाओ, कभी तो शुरुआत करो देश में कि सिटी स्मार्ट हो, वहां के लोगों की आय बढ़ी, वहां का इनकम बढ़े। और आज मुंबई में देश का 30% ऑफ इनकम टैक्स इज फ्रॉम मुंबई एंड 60% ऑफ द कस्टम ड्यूटीज फ्रॉम मुंबई। 35 हो गया, चलिए ठीक है। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? एक शहर में क्या होना चाहिए? पब्लिक ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, मेट्रो होना चाहिए, पावर होना चाहिए, कोर बैंकिंग होना चाहिए, कमर्शियल हब होना चाहिए, शिक्षा होना चाहिए, एंटरटेनमेंट होना चाहिए, हॉस्पिटैलिटी होना। अरे भाई तो सुनो यार, अपने तो किए नहीं, कुछ किए नहीं 30-35 साल में, तो अब क्या सुनोगे? टूरिज्म, हेल्थ केयर, एक रेसिपी होता है शहर का। और इसी तरह से जब संरचना बनेगा किसी शहर का, तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में उस शहर के लोगों का भी कल्याण होगा और उस राज्य का भी कल्याण होगा। महोदया, अगर विषय को आगे लेके चलते हैं, भारत में अगर फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज अब तैयार तो हो रहा है भारत में। अब हमको छपरा को भी करना है, हमको आरा को भी करना है, हमको भोजपुर को भी करना है, हमको औरंगाबाद को भी करना है, हमको पटना को भी बढ़ाना है। आज 100 साल के भीतर, आजादी के पहले 25 वर्ष में, इन सब शहरों का जीडीपी जो है उस राज्य के जीडीपी से ज्यादा हो जाएगा। तो उसकी तैयारी हो रही है और देश के प्रधानमंत्री का कल्पना है कि ऐसे 200-250 शहर बने। त्रिची, तिरुपुर, राजकोट, नागपुर, आगरा, विजयवाड़ा, बेंगलोर, सूरत, हैदराबाद, चेन्नई का जो इकोनॉमी है वो 9 गुना अगले 25 वर्ष में बढ़ जाएगा। तो देश छूटना नहीं चाहिए, योजना बनानी चाहिए जो देश के अंग छूटे हुए हैं। और इसीलिए स्मार्ट सिटीज का कॉन्सेप्ट ला करके श्रीनगर का, कश्मीर का, जम्मू का क्यों छूटेगा? और देश के प्रधानमंत्री ने शुरुआत तो कर दी है।
और उसका लाभ भी प्रत्यक्ष रूप से दूसरे स्थानों पर दिख रहा है। ये है स्मार्ट सिटीज का कॉन्सेप्ट। ये नहीं है जो हम लोग सोचते हैं कि स्मार्ट सिटी में नाला बना दूं। सोलर अलायंस, मैं सोचा करता था, मैं एक कमिटी में था, डॉक्टर संजय जायसवाल नहीं उसका, और मुझे भी ये बात समझ में आया देश के पता। लेकिन साहब एक विषय, कभी भी जब हम लोग बचपन में देखते थे तो कोई वायरलेस लेके जाता था तो हम लोग को लगता था कि सिपाही बड़ा ताकतवर आदमी है, इसके पास वायरलेस है। और वायरलेस तो गजब का चीज लगता था कि वायरलेस पर बात करेगा तो इसके बाद कैसे खबर कर देगा और पुलिस चली आएगी। और आज तो जमाना आ गया कि हर के हाथ में वायरलेस है और वो ताकत है। लेकिन उस समय कभी कोई कल्पना नहीं करना होता कि बिना तार का भी हम लोग पूरी दुनिया में बात कर लेंगे और अभी सब न्यूयॉर्क, शिकागो, लैटिन अमेरिका, sao paulo कहीं भी बात कर सकते हैं। तो देश के प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी, हम नहीं रहेंगे, हम में से शायद कोई नहीं रहेगा जब ये सपना आएगा, लेकिन सपना तो उन्होंने देखा और सपना की शुरुआत तो की। और उन्होंने कहा सोलर अलायंस, वन वर्ल्ड, वन सन, वन ग्रिड। ये भाई है क्या? ये आने वाले पीढ़ी के लिए आज से 100 साल, 200 साल, 300 साल बाद शायद सदन में कभी इस रिकॉर्ड को कोई निकाल के देखेगा तो कहेगा कि देश के प्रधानमंत्री ने एक सपना देखा था, सोलर अलायंस। तो ये है क्या भाई? जापान और साउथ कोरिया में जब अंधेरा होता है तो इंडिया में उजाला होता है, तो यानी कि वहां पर रोशनी है, यहां नहीं है। जब भारत में उजाला होता है तो इजिप्ट, इथोपिया और सूडान में अंधेरा होता है। और ये सर्कल है, तो वहां की रोशनी, वहां का ताप, वहां का धूप, वहां की एनर्जी तार से चल करके भारत आएगा। जब भारत में सूर्योदय होगा तो यहाँ का ताप, यहाँ का एनर्जी, यहाँ का जो ताकत है वो बिजली यूरोप में जाएगा। और ये होने वाला है आज से 100 साल के भीतर। तो देश के प्रधानमंत्री कहते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो सब लोग कहते हैं कि क्या है, आज के लिए नहीं है। आप तो 25 साल में परेशान हो गए कि 25 साल के बजट में आपने क्या कहा। देश के प्रधानमंत्री तो अगले 1000 साल के लिए सोच रहे हैं। इस तरह से सोचिए, कोई देश का नेता अगर बड़ा सोचता है तो थोड़ा कभी कभी साथ चल करके इस बड़ी योजनाओं के बारे में, और हम और आप उस समय नहीं रहेंगे, लेकिन 100 और 1000 साल की योजना भी अगर कोई देश का प्रधानमंत्री, कोई देश का नेता अगर यहाँ खड़ा होकर कहता है तो थोड़े क्षण के लिए हम सबको रुक करके उसका सलाम करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं महोदय, इंटरनेट के बारे में। और मैं बहुत ही पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँगा, शायद उस बच्ची साहब का परिचय भी। भारत नेट गांव-गांव में थोड़ा बहुत कमी है, मैं जानता हूं, नेट वाले में इश्यू में बहुत सारा है। अब वो 2014 के पहले कैसे शुरू हुआ, पहले हुआ कि भाई तार बिछा देना है, खरीदार कोई है ही नहीं, घर घर में पाइप लगा देना है, पानी का नलका नहीं लगाना, ऐसी योजना थी। उसको सुधार करते 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 आज देश के 6 लाख गाँव में इंटरनेट पहुँचाने की, अभी बहुत बड़ा काम नहीं हो पाया। लेकिन देश ने यह भी तय किया है प्रधानमंत्री कि अब 5G होगा। भाई ये 5G क्या करेगा? ऐसा क्या है जो 5G करने के बाद देश में परिवर्तन आ जाएगा? और मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ साहब, हमें तो, मेरे पास कोई बिजनेस नहीं है महोदया, मैं तो पार्लियामेंट का और फिर दोस्त मित्र जो अपने हैं और अपना जो खेती होती है उसी से काम चलता है। और अवैतनिक पायलट भी हूँ सिंधिया साहब, अवैतनिक पायलट भी हो, क्योंकि लाइसेंस जिंदा रखना है। लाइसेंस पता नहीं पार्लियामेंट से कभी बाहर चला गया तो फिर वो लाइसेंस को जिंदा रखना है। फारूक साहब भी एक दिन मेरे वरिष्ठ पैसेंजर थे जब मैं अभी लेके जा रहा था। मैं भी आ रहा था। अभी असल बात तो मैं आ रहे तो असल बात तो आ रही है। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, चलिए बहुत प्रैक्टिकल बात। अभी अच्छा, आपको ठीक नहीं लग रहा है मेरा बात? ठीक, मैं मेरे पास मेरी बेटी आई, छोटी सी है, 20 साल की। एक तो सुनिए, छोड़ दीजिए। और इंटरनेट और इसकी ताकत देखिए। तो उसने कहा कि साहब बाबा ये मेरा इंस्टाग्राम का रीच है। तो उसने कहा, पहले आके कहा 5 लाख, फिर 10 लाख, फिर कहा कि 20 लाख, फिर कहा 30 लाख, 2 दिन के बाद कहा 40 लाख। और आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं, 8 दिन के भीतर इंस्टाग्राम पर मेरी बेटी का रीच 2 करोड़ हो गया। अब मुझे लगा कि इतने दिन से पॉलिटिक्स कर रहे, इतना भाषण दे रहे हैं, लेकिन उसका लाभ क्या हुआ? छोड़िए उसके रीच का क्या है। आज घर बैठे हुए, मेरा तो कहीं कुछ आसपास नहीं, घर बैठे महोदया, वो इंटरनेट में देश के तमाम बच्चों को कह रहे हैं, घर बैठे वो कुछ होता है, मुझे नहीं समझ में आता, माइक्रो इन्फ्लुएंसर। नाउ शी हैज बिकम अ माइक्रो इन्फ्लुएंसर
और महीने में 2.5 से 3 लाख रुपया वो कमा रही है घर बैठ करके, और हमारा सैलरी 1.25 लाख रुपया भी नहीं पार कर रहा। तो ये है इसकी ताकत। और देश के प्रधानमंत्री ऐसे ही अपॉर्चुनिटी का जो भी कह रहे गेमिंग के बारे में, महोदय सुनिए, इस बात हम बहुत पढ़ के बता रहे हैं यूट्यूब के बारे में। आज यूट्यूब में क्या हो रहा है? देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई कमाई करवाएंगे, लोग कहते हैं डबलिंग ऑफ द वो एक कोई भी ऐसा पैकेज देश को नहीं छोड़ रहे जो हर तरीके से कह रहे कि तुम बढ़ो तुम बढ़ो तुम बढ़ो। अब यूट्यूब पर कोई आदमी डालता है कुकिंग का, कोई मेकअप का, कोई इंस्ट्रूमेंट का क्लासेस चलाता है, कोई कॉमेडी का करता है, कोई एडवर्टीजमेंट्स का करता है। और गेमिंग, जो देश के प्रधानमंत्री ने इस बार बजट में निर्मला जी ने कहा, गेमिंग का बिजनेस और उसका जो सॉफ्टवेयर बनाना है, भारत अगर हब हो गया तो अकेले पूरा भारत का इकोनॉमी वही संभाल देगा। दैट वुड बी 1.4 बिलियन US$। दे दीजिए इनको इंटरनेट, दे दीजिए वो तार, दे दीजिए वो सॉफ्टवेयर गांव गांव तक, और देखिए भारत की बुद्धिमत्ता, भारत की बुद्धि दुनिया में कैसे आपने आपको। तो देश के प्रधानमंत्री तो नहीं रहने के बाद की स्थिति की भी तैयारी देश को करा रहे हैं। अब आप देख लीजिए क्यों। फेसबुक जो एक क्वार्टर का रेवेन्यू, उसका इस क्वार्टर का रेवेन्यू 34 बिलियन US$। अब अगर ये ताकत है, तार की ये ताकत है, इंटरनेट की ये ताकत है, तो देश के प्रधानमंत्री ठीक ही कह रहे हैं ना कि 6 लाख गांवों तक इंटरनेट पहुंचाओ, देश की आमदनी वहां से निकलेगी। हमारे पावर मिनिस्टर साहब बैठे हुए इलेक्ट्रिसिटी के मामले में, महोदया बिहार में, और ललन जी एकदम ठीक बात कह रहे थे, एक समय था कि घर में कोई स्विच ऑफ करके नहीं जाता था, उसको पता नहीं था कि कब बिजली आ जाएगा बिहार में। आज कोई गलती से स्विच ऑन करके नहीं छोड़ता है हमारे बिहार में, इसलिए कि बिजली आ जाएगा तो मीटर से। और छपड़ा में आज मैं दावे के साथ कहता हूं कि सारण में हमारा पीक कंजम्पशन 180 मेगावाट है, जो बहुत सारे शहरों का, जबकि हमारे यहाँ उद्योग नहीं है। जो ललन जी कह रहे थे सही कह रहे थे, कई सारे कारण हैं, लेकिन बिजली तो हमने गांव गांव तक पहुंचा दिया है। अब इसके बाद अब हमारे यहाँ ग्रिड है। अब देखिए सोचने का तरीका, एक रसूलपुर ग्रिड है। अब बिजली के लिए हमको कहीं कांटी और बरौनी की चिंता नहीं कर। हमारे यहाँ जो बिजली आता है, महाराष्ट्र आपका राज्य है, गर्व है उस राज्य पर, 42,000 मेगावाट बना रहा है, गुजरात 41,000 बना रहा है, तमिलनाडु 35,000, उत्तर प्रदेश 30,000 करना। भाई हम तो वहां से, मेरे घर में जो बिजली चल रहा है, हो सकता है महाराष्ट्र का हो सकता है कर्नाटक का हो सकता है उत्तर प्रदेश का हो सकता है तमिलनाडु का हो। ये तो है देश। राजा साहब के प्रांत से बिजली वहां से निकली और अमनौर के और छपड़ा के और रसूलपुर के ग्रिड में आकर के हमारे गांव तक पहुंचा। तो यही तो नेशनल इंटीग्रेशन है। इसी प्रकार से तो बिजली पहुंच रहा है। तो देश प्रगति कर रहा है। और ग्रिड पर आपने कितना आर.के. सिंह साहब देश की सरकार ने खर्च किया, वो दिखाई तो देगा नहीं, लेकिन आपके घर में जो बिजली 24 घंटा जल रहा है, वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्लाइमेट चेंज के बारे में एक विषय के बारे में आना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा कि अब पेरिस एग्रीमेंट, मेरा ये विषय है, मैं वर्षों से इस विषय पर चर्चा करता हूं। पॉल्यूटर्स पे अब एक तरफ बिजली का उत्पादन की हम लोग बात कर रहे हैं महोदया, पॉल्यूटर्स पे यानी कि जो सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन करेगा, अमेरिका सबसे ज्यादा कर रहा है। और आज देश की राजनीति को देश के प्रधानमंत्री ने उस पर रोक लगा दिया। COP26 में भूपेंद्र यादव गए, कोई भी गया, रोक लगा दिया। कहा साहब आप कह रहे हैं देश को मिटिगेशन करना चाहिए, यानी कि पेड़ लगाओ, कार्बन सिंक करो, ग्रीन हाउस इफेक्ट कम करो। देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, राष्ट्रपति जी क्या कर रहे हैं, हमें एडाप्टेशन करना है, हमें तो पावर की जरूरत है, आने वाले 40-50 साल में हमको कोयले की जरूरत है, हम क्यों कम करेंगे, हम तो ग्रीन एनर्जी लाएंगे, लेकिन हमारी जरूरत जो सस्टेनेबिलिटी है उसको आप कैसे कम करना चाहते हैं महोदया। और इसीलिए कहा जाता है कि नीतियां, अभी तो 1-2 विषय छूट गया महोदय, आपको खत्म करने दीजिए ना इसको। अब मैं बहुत सारा पन्ना छोड़ दे रहा हूं, अब मैं छोड़ दे रहा हूं, मैं एक छोटा सा विषय पर आना चाहता हूं। अब महोदया रहुआ भोजपुरी तो जानीला कुछ कुछ, काल हम थोड़ा चिंतित हो गई, अब से पूछी रहुआ का है, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। क्या है ना कि कई बार दिन भर बोलने के लिए दे देंगे अब हमारे एक वरिष्ठ नेता कल कुछ बोल के गए सदन के भीतर। अब हमको समझ में नहीं आता है कि अब हमरा बुझाते नहीं खे। अब उन्होंने कहा कि कौन इंडिया, तो क्या इंडिया, तो अमीर तो गरीब। अब हम लोग ये कहना चाह रहे हैं इंडिया वर्सेस रिच इंडिया एंड पुअर इंडिया।
इंडिया एंड भारत। अब हम लोगों को चिंता है, हम फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के उस वक्तव्य को हम लोगों ने अनेक राजनीतिक और आर्थिक विषयों पर मतभेद होगा, ये मैं 1952 का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का एक मंतव्य जो था, स्टेटमेंट था, अनेक राजनीतिक और आर्थिक विषयों पर मतभेद होगा और होना चाहिए, किंतु यदि भारत और उसके लोगों को हित की हमारी प्रधान प्रेरणा हो और हम इस बात को समझे, और इसे तो हमें समझना ही चाहिए, पता नहीं कुछ लोग नहीं समझना चाहते कि इस हित की प्राप्ति पारस्परिक सहयोग और प्रजातंत्र नीतियों से हो। मैं सदन में एक वरिष्ठ नेता ने कल कुछ टिप्पणी की, अब हम लोग ये नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई रिपब्लिक डे पर कोई गेस्ट ही नहीं आया। अब इनको पता नहीं कोविड का अभाव है कि नहीं। जो हमारे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के 5 लोग आने वाले थे, अगले दिन ही देश के प्रधानमंत्री ने उनके साथ वर्चुअल कॉन्फ्रेंस किया। अब उनको लगा, अब कहे कि कोई नहीं आता है, तो देश की आज़ादी के बाद अमेरिका का राष्ट्रपति तो पहली बार आया, और वो कब आया, ओबामा जी कब आए, वो तब आए जब देश के प्रधानमंत्री ने निमंत्रण दिया। और पहली बार 70 साल में जो इतना मजबूत देश था, जिसके प्रति आप निर्भर भी रहते हैं बहुत बातों को लेकर के, वो पहली बार भारत में क्यों आया, वो देश के प्रधानमंत्री जी के समय आया। तो कई सारे विषय हैं जिसके बारे में अब हमरा ये कहे कि उनका बहुत बात बुझाए लाना, अब सब दे दीजिएगा, उनका बहुत बात बुझाए अच्छा बोल रहे हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। अब ओकरा बाद अब थोड़ा हमको बोलने दीजिए। जी महाराज, हम तो ये कहे के चाहते नहीं कि जो नेताजी बाड़े वो बहुत बात बुझे लन्ना, हमनी के दिक्कत ये हो जाएला कि कुछ बोल जाएला ना, हमनी के जवाब देवे के पड़ेला, सब बुझे। ऐसे महोदया हम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण और ललन जी कुछ बात कहत रहे, ललन जी कुछ बात कहे, सब बात ठीक है महोदय, इसमें हमको एकदम नहीं। बिहार के मुख्यमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं, ललन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष उस पार्टी के, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। खाली बोले हैं कि हवाई अड्डा जो बनना चाहिए, वो बिहार में एक भी ऐसा हवाई अड्डा नहीं है, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट नहीं है। अब देखिए योगी जी ने उत्तर प्रदेश में 5 आप बैठ जाइए, अब बिहार में हम लोग को एक, आप बैठिए, अब हो गया, अब हो गया, बहुत हो जाता है, आपका टाइम से ओवर टाइम दे दिए।